नमस्कार। प्रसाद क्लासेस में चल रही भूगोल श्रृंखला में आपका स्वागत है, जिसमें से हम प्रमुख नदियों के बारे में चर्चाएं कर रहे हैं, जिसमें से दक्षिण भारत की जो नदियां हैं उनके बारे में है चर्चाएं हैं। तो आज दक्षिण भारत की जो नदियां हैं उसमें आज हम पढ़ रहे हैं महानदी। तो महानदी के बारे में चर्चा करते हैं। तो महानदी जो है वो दक्षिण भारत की कह लो या प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। तो प्रथम कौन सी है? प्रथम गोदावरी है, दक्षिण भारत की प्रथम गोदावरी है। सेकंड नंबर पे अगर आपसे पूछी जाए तो प्रथम गोदावरी हो गई, और दूसरी कृष्णा नदी है, और तीसरी नंबर पर महानदी है। और कुल भारत की पूछें तो कुल भारत की प्रथम नंबर पर गंगा आती है, और सेकंड नंबर पे गोदावरी आती है, और थर्ड नंबर पे कृष्णा नदी आती है। तो महानदी प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। इसमें अगर ये जो नदी निकलती है वो दक्षिण भारत से ही अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है, जो कि दक्षिण छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में है, और दंडकारण्य पठार से निकलती है। और ये जो नदी है छत्तीसगढ़ में पीली मृदा का निर्माण करती है, और पीली मृदा चावल की खेती के लिए सबसे अच्छी मृदा मानी जाती है। इसीलिए छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा भी कहते हैं। और इसी प्रकार से चीन में भी सर्वाधिक जो है चावल होता है, तो वहाँ पर भी एक पीली नदी के नाम से जानी जाती है, उसे होंगहो के नाम से बोलते हैं। तो इसी प्रकार से जो भारत की अगर आपसे पूछी जाए होंगहो नदी कौन सी है, तो उसे महानदी को ही बोलते हैं, क्योंकि महानदी ही भारत की पीली नदी है। और महानदी को ही उड़ीसा का शोक कहा जाता है। अगर आपसे कभी पूछा जाए तो उड़ीसा का शोक कहा जाता है, क्योंकि ये उड़ीसा के में इसका में बाढ़ आती है, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा सिर्फ दो ही राज्यों में फैली हुई है। मतलब छत्तीसगढ़ और उड़ीसा सिर्फ दो ही राज्यों में फैली हुई है, इसके अलावा ये अन्य जगह नहीं फैली हुई है। इसीलिए अगर आपसे पूछा जाए तो इसको हम बहुत ज़्यादा विस्तार से अगर है तो चावल के लिए मुख्यतः प्रसिद्ध है, और इसीलिए छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा या धान का कटोरा कहते हैं। और ये एक पीली मृदा का भी निर्माण करती है, इसलिए इसको हम पीली नदी के नाम से भी जानते हैं, और जो कि चावल के लिए बहुत अच्छी होती है। और इसमें से इम्पॉर्टेंट यही है कि किस पहाड़ियों से निकलती है, तो ये अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। और इस पर ही जो है महानदी पर ही उड़ीसा में जो चावल का अनुसंधान केंद्र है कटक, वो महानदी के तट पर ही स्थित है। और भुवनेश्वर जो शहर है वो भी महानदी के तट पर है। भुवनेश्वर शहर जो कि उड़ीसा की राजधानी है, और उड़ीसा की जो चिल्का झील है वो भी इसी नदी के तट पर है। और अगर आपसे पूछा जाए तो दुधवा बांध अगर पूछा जाए तो दुधवा बांध भी इसी नदी के तट पर बना हुआ है, जो कि अगर दुधवा नेशनल पार्क अगर पूछा जाए तो वो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर क्षेत्र में पड़ता है। पर यहाँ पर दुधवा बांध मैं बता रहा हूँ, जो कि छत्तीसगढ़ में महानदी पर है। और महानदी पर ही भारत का एक सबसे बड़ा एक आपसे पूछा जाए तो बांध है, तो भारत का जो सबसे लंबा बांध है वो हीराकुंड बांध है, वो महानदी पर ही है। उसके बारे में आगे लिखा होगा। महानदी की कुछ सहायक नदियाँ हैं, जैसे सिपोनाथ नदी, हसदो, मंड, जोकिंग, टेल, यू। और इसमें ये कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इनके बारे में हम विशेष चर्चा नहीं कर रहे हैं। ये देखिएगा, इसके बारे में लिखा हुआ है जब महानदी निकलती है तो इधर एक छत्तीसगढ़ सिर्फ एक राज्य है, और उड़ीसा सिर्फ दो राज्यों से ही होकर बहती है, जिसमें छत्तीसगढ़ में ही दुधवा बांध है महानदी पर, और ग्रैंगेल भी बांध इस पर है। और अब इसका नया नाम एसपी सागर बांध रख दिया गया है। ग्रेगेल बांध का नाम एसपी सागर बांध अब नया नाम रख दिया गया है। और उड़ीसा के क्षेत्र में ही कटक शहर देखो है, जो भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र है, महानदी के तट पर है। भुवनेश्वर शहर है, चिल्का झील है, और हीराकुंड बांध है, जो कि भारत का सबसे लंबा बांध है, और ये महानदी पर ही स्थित है। अब आइए इसके बारे में गोदावरी के बारे में पढ़ते हैं। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की जो है सबसे लंबी
और सबसे बड़ी नदी है, और भारत की दूसरी सबसे बड़ी है, क्योंकि भारत की प्रथम जो सबसे बड़ी है नदी वो गंगा नदी है, इसलिए इसको हम दूसरी भारत की सबसे बड़ी नदी बोलते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी कुल भारत की पूछी जाए तो कृष्णा नदी है, और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कृष्णा नदी होती है। और इस पर ही यह एक प्राचीन नदी है, और क्योंकि ये बहुत बड़ी नदी है इसलिए इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी बोलते हैं, या वृद्ध गंगा या वृहद गंगा के नाम से बोलते हैं। पर दक्षिण भारत की गंगा अगर आपसे पूछा जाए तो कावेरी नदी को बोलते हैं, क्योंकि कावेरी नदी एक सदाबहार नदी है, क्योंकि उसमें 12 माह जल प्रवाहित होता है। और जबकि दक्षिण भारत की अधिकांशतः जो नदियां हैं वो केवल मौसम आधारित नदियां हैं, क्योंकि इसमें कोई हिम से नहीं आता है, केवल ये वर्षा के जल पर ही निर्भर करती हैं। जबकि कावेरी नदी में जो हमारे पश्चिमी मानसून भी मिलता है उसमें, और पूर्वी मानसून मतलब लौटता हुआ भी मानसून उसमें मिलता है, इसलिए कावेरी नदी सदाबहार नदी के नाम से जानी जाती है। तो उसे कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, और गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा या वृहद गंगा के नाम से बोलते हैं। इसको हमने चार्ट के माध्यम से भी समझाने की कोशिश की है कि जो गोदावरी नदी है वो पश्चिमी घाट पर महाराष्ट्र के नासिक ज़िले से निकलती है और त्र्यंबक पठार से निकलती है, और नासिक में ही महाकुंभ लगता है। तो महाकुंभ कहाँ लगता है, तो इलाहाबाद में लगता है, और इलाहाबाद में गंगा नदी के तट पे लगता है, उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पे लगता है, और नासिक में भी महानदी के तट पर गोदावरी के तट पर लगता है, और हरिद्वार में भी गंगा नदी के तट पे लगता है। सिर्फ 4 जगह ही महाकुंभ होता है। तो आपसे पूछा जाए तो गंगा नदी तट प्रयागराज या इलाहाबाद में, दूसरा उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर, और तीसरा महानदी के तट पर नासिक जिले गोदावरी के तट पर नासिक ज़िले में, और हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर। आइए इसको मैप के थ्रू देखते हैं। तो ये त्र्यंबक पठार से निकलती है, और त्र्यंबक पठार से जब ये आती है तो सबसे पहले जो है ये मंजरा नदी इसमें आके मिलती है। इधर से सिर्फ एक ही नदी मिलती है, और इधर से देखिए प्रवरा नदी नंबर 1 पर आई, दूसरे नंबर पर दुधना नदी आई, तीसरे नंबर पर वेन गंगा आई, फिर ये वर्धा आई, और इसी पर ही वर्धा शहर बसा हुआ है गुजरात में। वेन गंगा है, फिर इंद्रावती नदी है, फिर सबरी नदी है, फिर सिलेरू नदी है। इसमें से मुख्यतः जो इम्पोर्टेंट होंगी वो हम आपको करा भी देंगे आपसे। ये हमारी अधिकांशता जो हैं वो इसके बाएं तट से आती हैं, और दाएं तट से सिर्फ एकमात्र नदी है जो कि मंजरा नदी है, अगर आपसे पूछा जाए। ठीक, और इन पर ही जो मुख्य हैं बांध भी बने हुए हैं। जैसे हमने यहाँ पर नंबर 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो बांध बना है वो गंगापुर बांध के नाम से है। जो यहाँ पर सेकंड नंबर है, तो सेकंड नंबर ये जायवाड़ी बांध है बना है, जो कि महाराष्ट्र के क्षेत्र में है। ये दोनों महाराष्ट्र के क्षेत्र में है, मतलब फर्स्ट और सेकंड जो है वो महाराष्ट्र के क्षेत्र में बांध बना हुआ है। और उसके बाद ये तेलंगाना के क्षेत्र में चली जाती है, और उसके बाद ये आंध्र प्रदेश के मतलब 3 राज्यों से निकलती है। और इसका जो बेसिन है मतलब इसकी सहायक नदियां हैं वो अन्य राज्यों से भी आती हैं, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक से भी आती हैं। पर जो गोदावरी नदी है वो मुख्यतः 3 ही राज्यों से गुजरती है, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो महाराष्ट्र में इसके 2 बांध हैं, गंगापुर बांध, जायवाड़ी बांध है। फिर उसके बाद जो तीसरा नंबर यहाँ पर हमने देखो लगाया है, तीसरा नंबर और फिर 4 नंबर, तो 3 नंबर और 4 नंबर जो है वो तेलंगाना में निजाम सागर बांध है, जो कि मंजरा नदी पर है, यहाँ पर है मंजरा नदी पर। और चौथा जो बांध है वो गोदावरी नदी पर ही है, और ये तेलंगाना में पोचमयाद बांध के नाम से है, जो कि अब इसका नाम श्री राम सागर बांध रख दिया गया है। इसी प्रकार से आंध्र प्रदेश, इसके बाद ये क्षेत्र आंध्र प्रदेश में पड़ जाता है, और आंध्र प्रदेश में जो बांध है वो कोलावरम बांध है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। और इसको सर आर्थर कॉटन ने बनवाया था, इसलिए सर आर्थर कॉटन बांध भी या कहते हैं, या धवलेश्वर बांध भी इसे बोलते हैं। महानदी
गोदावरी नदी तट पर ही चित्रकूट में जलप्रपात है, जिसे छत्तीसगढ़ का मिनी जलप्रपात भी बोलते हैं। ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये गोदावरी नदी जाकर दो राजमुंदरी से दो विभाजित हो जाती है, एक गौतमी गोदावरी और दूसरी वशिष्ठ गोदावरी। ये उड़ीसा के क्षेत्र से में दो विभागों में बढ़ जाती है। गौतमी गोदावरी जाके डेल्टा का निर्माण करती है और सेकंड जो बढ़ जाती है उसे वशिष्ठ गोदावरी बोलते हैं, और ये भी जाकर डेल्टा का निर्माण करती है। ये देखो इस पर जो प्रमुख बांध हैं ये देखो आगे लिखे हुए हैं, जैसे गंगापुर बांध, जायवाड़ी बांध है महाराष्ट्र के क्षेत्र में, निजाम सागर बांध तेलंगाना मंजरा नदी पर है, मोचमयाद बांध तेलंगाना में जो कि नया नाम श्री राम सागर बांध है, और कोलावर बांध है और यह धवलेश्वर बांध है जिसे सर आर्थर भी बांध कहते हैं, जो कि आंध्र प्रदेश में है। इसकी प्रमुख जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जो है वो सिर्फ देख लेते हैं। तो गोदावरी आप अगर इसमें आप मैप के थ्रू देखते हैं तो गोदावरी नदी ये देखो आती है, और यहाँ पर पश्चिम बंगाल में महाराष्ट्र में ही पश्चिमी घाट पर त्र्यंबक पठार है और वहाँ से आती है, और महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना और तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश में चली जाती है। सिर्फ 3 राज्यों में ही बहती है, पर इसमें जो सहायक नदियां हैं वो कई राज्यों से बहती हैं, इसलिए इसका गोदावरी बेसिन बहुत लंबा है। गंगा के बाद इसका भी बेसिन दूसरे नंबर पे आता है। महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, मतलब 7 राज्यों से 3.21 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में है। आइए इसमें से मुख्यतः जो नदी एक ही है प्रवरा नदी, उसमें ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ज़्यादा कोई नहीं है। प्रवरा को ही पूर्णा नदी भी बोलते हैं, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणतम बिंदु दैमाबाद इसी नदी के तट पर बना हुआ है, और यहाँ पर मिट्टी के रथ के अवशेष मिले हैं। कहाँ पर? दैमाबाद। और ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। दूसरी इसमें इसकी जो गंगा है सहायक वेनगंगा है, वर्धा नदी है, वेनगंगा, प्राणहिता, दुधना और इंद्रावती भी है, सबरी है, सिलेरू है, और दाएं तट पर सिर्फ एक ही नदी आती है जो कि मंजरा नदी है। अब अगली हम नदी पढ़ते हैं जिसका नाम है कृष्णा नदी। और कृष्णा नदी जो है उसके बारे में अगर आप विधिवत देखते हैं तो ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो प्रथम कौन सी थी? तो अभी आपने देखा कि गोदावरी दक्षिण भारत की प्रथम सबसे लंबी नदी है, दूसरी कृष्णा नदी है और तीसरी महानदी है। और ये कुल भारत की अगर पूछी जाए तो नंबर 1 पर गंगा है, सेकंड नंबर पे गोदावरी है और थर्ड नंबर पे कृष्णा नदी है। तो इसकी कुल लंबाई जो है वो 1400 किलोमीटर है और प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। तो आप देखो ये देखो जो आपको बताया है वो भी गंगा नदी का कुल क्षेत्रफल 2525 है, इसलिए नंबर 1 पर कुल में आती है। गोदावरी का कुल क्षेत्र 1465 है, 3.21 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है इसलिए। और तीसरी जो है कृष्णा नदी, इसका 1400 किलोमीटर है जो कि 3.21 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। इसके बाद अगर आप देखते हैं तो अब हम कृष्णा नदी के और भी है जो प्रायद्वीपीय अगर भारत की अगर बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत में नंबर 1 पर गोदावरी नदी है, सेकंड नंबर पर कृष्णा नदी है, थर्ड नंबर महानदी और चौथे नंबर पर नर्मदा नदी है। कृष्णा नदी जो है महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट सह्याद्री से निकलती है जो कि महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है, और महाराष्ट्र में कर्नाटक और तेलंगाना से बहती हुई आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। इस प्रकार ये कुल 4 राज्यों से गुजरती है। नंबर 1 महाराष्ट्र से, सेकंड नंबर गुजरात में चली जाती है, उसके बाद तेलंगाना और उसके बाद आंध्र प्रदेश के तट पर बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। इस पर कुछ बांध हैं कि जो कर्नाटक के क्षेत्र में बना है, अलमाटी बांध जैसे है जिसका नाम नया लाल बहादुर शास्त्री बंद रख दिया गया है। सेकंड नागार्जुन सागर बांध है जो कि तेलंगाना में है, और श्री सैलम बांध है आंध्र प्रदेश में। तो आइए इसके बारे में देखते हैं, इन्हीं बांध के बारे में। तो कृष्णा नदी पर कुछ बांध हैं। तो अलमाटी बांध कर्नाटक के क्षेत्र में है
और अब इसका नया नाम है लाल बहादुर शास्त्री बांध। नागार्जुन सागर बांध है जो कि तेलंगाना के क्षेत्र में है। श्री सैलम बांध है जो कि आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में है। इसी प्रकार से इसको आप जो बेसिन बनता है आप देख सकते हैं, तो महाबलेश्वर पहाड़ी महाराष्ट्र से ये निकलती है और ये आती हुई गंगा में चली जाती है। इस पर अलमाटी बांध है जो कि लाल बहादुर शास्त्री बांध भी बोलते हैं, और नागार्जुन सागर भी बांध है, श्री सैलम भी बांध है, और यहीं ही महाबलेश्वर के जो पर्वत है उसी को राष्ट्रीय मेघ अनुसंधान उसी पर स्थित है। कृष्णा और गोदावरी जो नदियों के जो बेसिन हैं ये इसी से ही प्राकृतिक गैस के भंडार सर्वाधिक बने हैं, क्योंकि इनकी भी सहायक नदियाँ काफ़ी हैं, जैसे तुंगभद्रा, भीमा, कोयना, मलप्रभा, घटप्रभा, मूसी, ये हैं सभी। जैसे आप देख सकते हैं, देखो कुछ सहायक नदियाँ हैं, तो उसमें से पहली है तुंगभद्रा नदी, सेकंड नंबर पे भीमा नदी, तीसरे नंबर कोयना नदी, इसी पर ही कोयना बांध बना हुआ है। मलप्रभा नदी, घटप्रभा नदी, मूसी नदी पर ही हैदराबाद शहर जो स्थित है वो मूसी नदी पर ही स्थित है। आगे हम देखते हैं तो पेन्नार नदी है, और पेन्नार नदी आप देखेंगे तो पेन्नार नदी कर्नाटक में नंदी दुर्ग की पहाड़ियों से निकलती है, और ये दो नदियों के से मिलन से होती है, इसलिए जो उत्तरी पेन्नार और दक्षिणी पेन्नार के मिलन से ये पेन्नार नदी का निर्माण होता है। उत्तरी पेन्नार जो है नंदी दुर्ग से निकलती है, दक्षिणी पेन्नार केशव पहाड़ियों से निकलती है, और बाद में जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, और ये 3 राज्यों से निकलती है, कर्नाटक के क्षेत्र से, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में ही डेल्टा का निर्माण करती है। कावेरी नदी पर कुछ जो पहाड़ियाँ हैं वो जैसे प्राय ब्रह्मगिरी या पुष्पगिरी, उसको भी पहाड़ियाँ बोलते हैं, कावेरी नदी। तो अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कावेरी नदी के बारे में, जो कि भारत की सबसे महत्वपूर्ण है। इसे ही दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, क्योंकि ये एक सदाबहार नदी है और कर्नाटक से केरल तमिलनाडु होकर बहती है, क्योंकि केरल और कर्नाटक में पश्चिमी जब मानसून आता है तब वर्षा होती है, और तमिलनाडु में लौटते हुए मानसून से या पूर्वी मानसून से बरसात होती है, इसलिए ये सदाबहार है। और शीतकालीन जो होता है वो लौटता हुआ होता है, और ग्रीष्मकालीन जो भारत को मानसून आता है वो ग्रीष्मकालीन होता है, जो कि केरल और कर्नाटक के तट से ही टकराता है। कावेरी पर ही कुछ विवाद भी हैं कुछ राज्यों के, जैसे केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के क्षेत्र से हैं। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी, पुष्पगिरी या लाल कावेरी पहाड़ियों से निकलती है, और कावेरी नदी ही कर्नाटक और तमिलनाडु में 2 भागों को बांटती है। ठीक, इसका जल भी विवाद है। तो कावेरी नदी कर्नाटक में पश्चिमी घाट पर स्थित ब्रह्मगिरी पर पुष्पगिरी पहाड़ियों से लाल कावेरी से निकलती है। पवित्रता तथा उपयोगिता पर इसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, क्योंकि इसकी में पवित्रता गंगा के समानता ही पाई जाती है, और ये दक्षिण भारत की एकमात्र सदाबहार नदी है, क्योंकि इस नदी का ऊपरी अपवाह तंत्र दक्षिण पूर्वी मानसून से और निचले अपवाह तंत्र उत्तर पूर्वी मानसून शीतकालीन मानसून से अपवाह तंत्र है, और ये 3 राज्यों से बहती है, जैसे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों से बहती है। कावेरी जल विवाद भी है जो कि 3 राज्यों में है, जिसमें केरल में, कर्नाटक और तमिलनाडु में इसको विवादित रहता है, जिसमें समझौता किया गया। तो इसमें कावेरी जल विवाद केंद्र सरकार द्वारा, तो उसमें निर्णय लिया गया कि कावेरी नदी का 3% जो है वो केरल को मिलेगा, और 41% कर्नाटक को मिलेगा, और बचा हुआ 56% तमिलनाडु को दिया जाएगा। आइए इसको हम देखते हैं ऊपरी प्रवाह तंत्र और निचली प्रवाह तंत्र जो है। तो आप देख सकते हैं कि जब ये ऊपरी जो प्रवाह तंत्र है इसमें मानसून जब आता है भारत को तब ये वर्षा होती है, और निचला प्रवाह तंत्र जो ये नदी आ रही है इसको 2 भागों में बांट दिया, तो ये ऊपरी हो गया और इधर का निचला हो गया। और निचले में जब मानसून आता है बरसात का, तो ये तब दक्षिण पूर्वी मानसून निचले प्रवाह में बरसात करता है। उत्तर पूर्वी मानसून शीतकालीन मानसून भी अपवाह तंत्र है।
ठीक। कावेरी नदियाँ की जो सहायक नदियाँ हैं वो भी कुछ मुख्यतः हैं, जैसे आप देख सकते हैं हेमवती नदी, स्वर्णवती नदी, अमरावती नदी, अर्कावती, लक्ष्मण तीर्थ, कवानी और भवानी नदी। यही बस कावेरी नदी से इतना ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो है वो है वैगई नदी, और वैगई नदी ही वर्षनाट पहाड़ियों से निकलती है। आपसे पूछी जाए तो वैगई नदी कहाँ से निकलती है, तो ये वर्षनाट पहाड़ियों से निकलती है और तमिलनाडु के समीप, रामेश्वरम के समीप बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और इसी के ही तट पर तमिलनाडु में जो प्रसिद्ध मंदिर है वो मीनाक्षी मंदिर है, वो वैगई नदी के तट पर ही स्थित है। अगली नदी है ताम्रपाणी नदी, और ताम्रपाणी जो है दक्षिण भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी मतलब जैव संरक्षित जो क्षेत्र है वहाँ से निकली है, जिसे हम बोलते हैं अगस्त पहाड़ी या कार्मामम पहाड़ी कहते हैं, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची है। और आप देख सकते हैं इधर, तो ये इसको हम ताम्रपाणी जो नदी निकलती है इसको हम इलायची पहाड़ियों के और अगस्त पहाड़ियों के मध्य से निकलती है, और यही भारत की सबसे दक्षिणतम नदी है। तो अगर आपसे पूछी जाए तो भारत के सबसे दक्षिणतम नदी कौन सी है, तो ताम्रपाणी है। और सबसे उत्तरतम कौन सी नदी है, तो काबुल नदी है, जो कि आकर सिंधु नदी में अफ़गान से आकर मिलती है। ये थी हमारी पूर्व की तरफ बहने वाली नदियाँ। अगले उसमें हम पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू टू ऑल, हैव ए नाइस डे।